Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about myasthenia gravis. Very important topic, like all the things related to myasthenia gravis. What is the pathophysiology and like clinical features, and कितने diagnostic procedures है, and like treatment, complication, everything, and like what is the difference between myasthenia gravis, myasthenia crisis और हमारा कोलिनर्जिक क्राइसिस, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्ट विद द टॉपिक myasthenia gravis. सो सबसे पहले myasthenia gravis होता क्या है. सो देखो, myasthenia gravis सबको पता है, दिस इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है अगेंस्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब कि इट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड डिजीज ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड दैट विल रिजल्ट इन वीकनेस ऑफ वॉलंटरी मसल्स. ठीक है ना. सो बेसिकली क्या होता है, वॉलंटरी मसल का वीकनेस होता है. बट कैसे होता है? सो देखो, नॉर्मली व्हाट हैपन, पहले हम नॉर्मल मैकेनिज्म देखते हैं. नॉर्मली हमारा क्या होता है, हमारा एसिटाइल कोलिन है. एसिटाइल कोलिन मेन लाइक हमारा वो है. एसिटाइल कोलिन क्या करता है, सबसे पहले हमारा जो नर्व इम्पल्स होते हैं, नर्व जो इम्पल्स है वो हमारा कहाँ पे आता है, नर्व इम्पल्स हमारा प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे हमारा नर्व इम्पल्स आए. ठीक है ना. जैसे ही नर्व इम्पल्स हमारा प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे आता है तो क्या होता है, एसिटाइल कोलिन है अंदर बैठा हुआ, वो बाहर रिलीज होगा. कहाँ पे रिलीज होगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में. साइनेप्टिक क्लेफ्ट में हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज हो गया. ठीक है, रिलीज हो गया. हमारा क्या आया, नर्व ट्रांसमिशन आया, हमारा नर्व इम्पल्स आया. नर्व इम्पल्स के आते ही एसिटाइल कोलिन है वो कहाँ रिलीज हो गया, हमारा साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में हमारा जो एसिटाइल कोलिन है वो बाहर आ गया. अब एसिटाइल कोलिन बाहर आ गया, वो क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, वो हमारे रिसेप्टर से, कौन से रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन है तो एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर होगा, राइट. सो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड कर लेगा. ठीक है ना. एसिटाइल कोलिन बाहर आया और वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा. एंड जैसे ही बाइंड करेगा तो जो ये चैनल है वो ओपन हो जाएगा. चैनल ओपन होगा तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है ना. सो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड बाद में जो हमारा एसिटाइल कोलिन है वो क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन जो है बाद में ब्रेक डाउन हो जाएगा भाई एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम की वजह से. सो ये नॉर्मली होता है जिसकी वजह से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो भी हम एक्टिविटी करते हैं. ठीक है ना. सो बहुत सिंपल है, समझ में आ गया ना आपको. हमारा सबसे पहले नर्व इम्पल्स आता है और हमारा उसकी वजह से जो हमारा जो एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज होता है इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड यहाँ पे ये बाइंड करते हैं किसकी, कहाँ पे, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ये हमारा बाइंड करते हैं. बाइंड करते ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड करते ही क्या होगा, चैनल ओपन हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. बट इन myasthenia gravis ये नहीं होता है. क्या होता है, यहाँ तक तो सही है. यहाँ पे हमारा एसिटाइल कोलिन आया, जैसे ही नर्व इम्पल्स आएगा, नर्व इम्पल्स आते ही एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा. बट myasthenia क्या है, myasthenia gravis इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब कि बॉडी क्या करेगी, बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाएगी. ऑटो एंटीबॉडीज बनाएगी किसके अगेंस्ट, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट. किसके अगेंस्ट, ये जो हमारा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है ना, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी. एंड ये रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी, तो ये जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनाएगी, ये एंटीबॉडी आके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे अपना हक जमा लेगी, इसको बाइंड कर लेगी. जब इसको बाइंड कर लेगी तो जो हमारा बेचारा एसिटाइल कोलिन बाहर आया था, जैसे ही नर्व इम्पल्स आया था तो वो बाहर आया था, तो उसके लिए जगह ही नहीं रहेगा बाइंड करने के लिए. जब उसके लिए जगह ही नहीं रहेगा तो ये जो चैनल है वो ओपन ही नहीं होगा, तो डीपोलराइजेशन ही नहीं हो पाएगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा. तो ये हमारा होता है myasthenia gravis में. मतलब की बात अगर हम सिंपल बात बोले तो क्या होगा, एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से जो रिसेप्टर है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा. ऑफकोर्स देखो, ये जो रिसेप्टर थे वो क्या हो गए, ब्लॉक हो गए ना, ये एंटीबॉडीज ने इसको ब्लॉक कर दिया. सो रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा एंड इंक्रीज द टर्न ओवर रिसेप्टर ऑल्सो, लाइक कि जो रिसेप्टर का टर्न ओवर भी इंक्रीज हो जाएगा एंड उसकी वजह से भी रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. एंड ऑल्सो वो क्या करता है, डैमेज ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मसल मेम्ब्रेन. जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मसल मेम्ब्रेन है ना, इसको भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से भी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है. सो ये सारे रीजन है. मतलब कि जो एंटीबॉडीज जो बन रही है वो किसके अगेंस्ट बन रही है, एसिटाइल कोलिन
रिसेप्टर के अगेंस्ट क्या बन रही है, एंटीबॉडीज बन रही है। क्या हो रहा है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही है, कहाँ पे, मियासिनिया ग्रेविस में। सो 80 to 85% केसेस में तो यही होता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनती है। बट इन सम केसेस लाइक 10 to 15% केसेस में लाइक कुछ और भी हमारा जो रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनती है, जैसे कि मस्क रिसेप्टर, ये भी थोड़ा सा नाम पता होना चाहिए आपको। मस्क रिसेप्टर हो गया है ना, मसल स्पेसिफिक काइनेज रिसेप्टर हो गया, LRP4 प्रोटीन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है ना। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि डायग्नोस्टिक में जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होता है, जो वर्कअप होता है, उसमें ये सारे एंटीबॉडीज भी चेक करते हैं ना। सो 80 to 85% केसेस में तो हमारा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनेगी, बट इन सम केसेस मस्क रिसेप्टर और LRP4 प्रोटीन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वॉलंटरी मसल्स वीकनेस होगा एंड दैट एस्केलेट्स विथ कंटिन्यू एक्टिविटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ से ऑलरेडी एक बार एमसीक्यू नॉर्सेट में आ रखा है, दिस लाइन से एमसीक्यू आ रखा था, है ना, कुछ लाइक उस तरीके से आ रखा था, बट उनका मतलब यही था कि जैसे जैसे आप एक्टिविटी करोगे ना, लाइक स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में थोड़े बहुत रिसेप्टर्स रहेंगे, लाइक जैसे कि ये रहा एक आग रिसेप्टर बचा हुआ है जो कि एंटीबॉडीज ने इसको बाइंड नहीं किया है, जो इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बन रही है उसको बाइंड नहीं किया। सो एक दो रिसेप्टर जो बचेंगे, सो स्टार्टिंग में मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा, बट धीरे धीरे जितनी आप एक्टिविटी करते रहोगे, सो एट द एंड क्या होगा कि जो जितने भी रिसेप्टर्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, एंड ऑल्सो जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो उसका भी डैमेज हो रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्टिविटी करते रहोगे तो आपका जो एक्टिविटीज है वो डिले हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन डिले हो जाएगा, है ना। सो रिजल्टिंग इन वॉलंटरी मसल वीकनेस दैट एस्केलेट्स विथ कंटिन्यूड एक्टिविटी। जितना ज्यादा एक्टिविटी करोगे मसल वीकनेस उतना ज्यादा सिवियर होता जाएगा, ठीक है ना। सो कॉजेज बहुत सारे हैं, लाइक थाइमिक हाइपरप्लेजिया 65% इज द मोस्ट कॉमन जो कॉज है मायस्थेनिया ग्रेविस का, दैट इज थाइमिक हाइपरप्लेजिया। तो थाइमस ग्लैंड है, वहां पर हाइपरप्लेजिया की वजह से बहुत सारा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगा। एंड लाइक थाइमोमा, है ना, थाइमोमा भी हमारा 10% आप समझ सकते हो थाइमोमा की वजह से, ठीक है ना। सो थाइमिक हाइपरप्लेजिया एंड थाइमोमा, सो ये हमारा कॉजेज होते हैं, ठीक है ना। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इन मियास्थेनिया ग्रेविस, सो लाइक हमारा ऑक्यूलर सिम्टम्स मोस्ट कॉमन, सबसे पहले ऑक्यूलर सिम्टम्स होते हैं। सो ऑक्यूलर में क्या क्या होता है, ऑक्यूलर में हमारा लाइक टोसिस मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, है ना। सो टोसिस होगा, ठीक है ना। एंड टोसिस जो है ना, इसमें भी डायोडनल वेरिएशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ से एमसीक्यू आते हैं, लाइक जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना उसमें यहाँ से एमसीक्यू आ जाते हैं कि डायोडनल वेरिएशन होगा। मतलब क्या है कि जैसे कि मॉर्निंग में मैं उठी, लेट सपोज मुझे मियास्थेनिया ग्रेविस है, जैसे मैं मॉर्निंग उठी तो मेरा लाइक ठीक ठाक, मैं अच्छे से देख रही हूँ, बट जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा, जैसे कि इवनिंग आएगा तो मेरा टोसिस और ज्यादा लाइक सिवियर होता जाएगा, लाइक मैं आई कांट ओपन माई आईज, मुझे बहुत ज्यादा जोर करना पड़ेगा, है ना। सो दैट इज द टोसिस जो है वो डायोडनल वेरिएशन होता है, ठीक है ना। मोर इन इवनिंग देन मॉर्निंग बिकॉज ऑफ सेम, वही जो मैंने बताया ना अभी आपको कि जो हमारा रिसेप्टर है वो धीरे धीरे लाइक जो थोड़े बहुत है वो यूज हो जाते हैं, तो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो टोसिस होता है डायोडनल वेरिएशन, एंड उसके अलावा लाइक हमारा ऑक्यूलर सिम्टम्स में डिप्लोपिया भी होता है, क्योंकि टोसिस हो रहा है सो लाइक डिप्लोपिया भी होगा, ठीक है ना। सो टोसिस एंड डिप्लोपिया हमारा ऑक्यूलर सिम्टम्स है। उसके अलावा हमारा बल्वर सिम्टम्स भी होता है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल स्नानिंग फेसेस, है ना, लाइक ब्लैंड एक्सप्रेशन होगा। अगर आपने मियास्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट को देखा होगा तो पूरा ब्लैंड एक्सप्रेशन लगता है, लाइक वो स्माइल करने बोलोगे तो ब्लैंड से स्माइल होगा। सो स्नार्लिंग फेसेस होता है। च्यूइंग मसल वीकनेस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा जो भी हमारा फेरेंजियल मसल्स वगैरह है ना, वो सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, सो हमारा बल्बर सिम्टम्स देखने को मिलता है ना। सो च्यूइंग मसल वीकनेस होगा, नेजल थ्वैंग ऑफ वॉइस होगा, क्योंकि वही फेरिंग्स थ्रोट मसल्स का वीकनेस हो रहा है ना, जितने भी वॉलंटरी मसल्स है सबका वीकनेस होगा, तो धीरे धीरे सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा। उसके अलावा नेजल रिगर्जिटेशन होगा, डिस्फेजिया होगा, सो नेजल रिगर्जिटेशन ऑफ फ्लूइड होगा, सो एस्पिरेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं ना। डिस्फेजिया हो सकता है, डिसआर्थरिया होगा, है ना, स्पीच में भी प्रॉब्लम होगा, एंड जनरलाइज्ड मसल वीकनेस होगा, है ना। सो मेनली प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होता है ना, जनरलाइज्ड प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होगा जो ऑल एक्सट्रीमिटीज को इन्वॉल्व करेगी। एंड लाइक अगर आप तभी भी ध्यान नहीं दोगे, सो लाइक इन क्राइसिस, जो आपने मियास्थेनिया क्राइसिस सुना ना, सो लाइक इंटरकोस्टल मसल्स अगर वीक होगा तो लाइक रेस्पिरेटरी फेलियर वगैरह हो सकता है, तो लाइक वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी वगैरह डिक्रीज हो जाती है ना। सो टोसिस हमारा ऑक्यूलर सिम्टम्स, टोसिस हो गया, डिप्लोपिया हो गया, हमारा बल्बर सिम्टम्स हो गया, हमारा प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस हो गया, एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। ये मेनली 4 जो कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो मियास्थेनिया ग्रेविस जो है दिस इज द प्योरली मोटर डिसऑर्डर है ना। इसमें आपका सेंसेशन वगैरह पेशेंट ये नहीं बोलेगा मेरा सेंसेशन नहीं है हाथ या पैर में, नहीं, ओनली मोटर डिसऑर्डर है। सो
इट अफेक्ट्स ओनली मोटर, है ना। सो myasthenia gravis इज प्योरली मोटर डिसऑर्डर, है ना, विथ नो इफेक्ट ऑन सेंसेशन। सेंसेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जब आप पेशेंट का सेंसेशन करोगे, जब आप न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे, जब आप सेंसेशन चेक करोगे, तो वो इंटेक्ट रहेगा, नॉर्मल रहेगा, है ना। सो सेंसेशन नॉर्मल रहेगा, कोऑर्डिनेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा पेशेंट को, है ना। सो सेंसेशन इज नॉर्मल, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस इज आल्सो प्रिजर्व। ओनली प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है? मोटर पे, मोटर में प्रॉब्लम है ना ओनली। सो myasthenia gravis इज प्योरली मोटर डिसऑर्डर। सो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई है कि बेसिकली myasthenia gravis क्या होता है। इट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें एंटीबॉडीज फॉर्म होती है अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम। समटाइम्स लाइक मस्क रिसेप्टर और LRP4 प्रोटीन के अगेंस्ट भी फॉर्म होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से प्रॉपर डिपोलराइजेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है। सो विथ कंटिन्यू एक्टिविटी जो वीकनेस है वो और एस्केलेट्स हो जाती है, ठीक है ना। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, सो लाइक ऑक्यूलर सिम्टम्स, डिप्लोपिया हो गया, और हमारा क्या बोलते हैं, टोसिस हो गया, बल्बर सिम्टम्स हो गया, डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया एंड ऑल, एंड लाइक प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस हो गया, और क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है अगर इंटरकोस्टल मसल अगर वीक होगा तो, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो पेशेंट को इंट्यूबेशन की नीड हो सकती है, ठीक है ना। अगर हम डायग्नोस्टिक फाइंडिंग की बात करें तो सबसे पहले हम सीरम चेक करेंगे, सीरम लेंगे, ब्लड लेंगे, ब्लड के सीरम में हम क्या चेक करेंगे, हम एंटीबॉडीज चेक करेंगे। कौन सा? एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी। क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट ही तो एंटीबॉडीज फॉर्म हो रही है, तो हम वही चेक करेंगे सीरम में कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज है कि नहीं है। सो एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज चेक करेंगे, ठीक है ना। एंटी मस्क एंटीबॉडीज चेक करेंगे। क्यों? मैंने बताया ना कि जो मस्क रिसेप्टर है और हमारा LRP4 प्रोटीन है, इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज फॉर्म होती है। सो लाइक एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज, एंटी मस्क एंटीबॉडीज, एंटी LRP4 प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज, ये सारा चेक करेंगे, ठीक है ना। सो ये सारा हमारा टेस्ट हो गया। उसके अलावा वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कंफर्मेटरी टेस्ट अगर हम पूछे, मतलब वैसे तो कंफर्म हो ही जाता है, बट कंफर्मेटरी जो 99% जिसकी बोलेंगे कि कंफर्मेटरी टेस्ट किसके थ्रू होती है, दैट इज द SFE-MG। मतलब ये इंडिया में तो कॉमन तो नहीं होता है, बाहर की कंट्री में ये सबसे बेस्ट माना जाता है ना। सो लाइक जो ब्रूनर सुधार जो बुक है उसमें तो यही लिखा हुआ है कि SFE-MG दैट इज द सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी। सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज द कंफर्मेटरी टेस्ट, मतलब 99% इसकी एक्यूरेसी है। इसमें क्या होता है कि ब्लॉकिंग एंड डिले हो जाएगा, जो हमारा कंडक्शन है ना, सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी, उसमें लाइक डिलेइंग होगा, ठीक है ना। सो वो होता है। प्लस CT चेस्ट भी कर सकते हैं, लाइक थाइमस ग्लैंड को देखने के लिए कि थाइमोमा या थाइमिक हाइपरप्लेसिया तो नहीं हो रखा है। एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है इफ इंटरकोस्टल मसल इज इन्वॉल्व, ठीक है ना। सो ये हो गया। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट दैट इज द, यहाँ से MCQ आता है, एंड्रोफोनियम और टेंसिलोन टेस्ट और एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर टेस्ट, तीनों इसी के नाम है। एंड्रोफोनियम टेस्ट या फिर टेंसिलोन टेस्ट बोल लो आप, या फिर एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर टेस्ट, ठीक है ना। सो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, हम एंड्रोफोनियम देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, एंड्रोफोनियम का इंजेक्शन देते हैं। एंड ये क्या करेगा एंड्रोफोनियम, इट स्टॉप द ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन। जो एसिटाइल कोलिन का जो ब्रेक डाउन हो रहा था उसको स्टॉप कर देगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो एसिटाइल कोलिन की जो अवेलेबिलिटी है एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो फॉर स्मॉल टाइम, फॉर लाइक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लाइक 30 सेकेंड आफ्टर इंजेक्शन क्या होगा, टोसिस जो है ना पेशेंट का वो इंप्रूव हो जाएगा, टोसिस इंप्रूव हो जाएगा। एंड लाइक ये लाइक पहले डिक्रीज होगा, देन टोसिस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, देन अगेन रीअपियर हो जाएगा। सो विद आफ्टर 5 मिनट्स अगेन टोसिस जो है वो अपीयर हो जाएगा। इट मीन्स इट इज अ कंफर्मेटरी कि हाँ उसको myasthenia gravis है, ठीक है ना। बट वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप एंड्रोफोनियम देते हो, सो दिस इज द एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर टेस्ट, जिसमें आप एसिटाइल कोलिन मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो इसके अगर ये देते हो तो क्या हो सकता है, कोलिनर्जिक क्राइसिस हो सकता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोलिन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। सो कोलिनर्जिक क्राइसिस हो सकता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। सो आपको वहाँ पे एट्रोपिन अवेलेबल होना चाहिए। जब आप एंड्रोफोनियम टेस्ट करोगे, MCQ ऐसे आता है कि आप एंड्रोफोनियम और टेंसिलोन या फिर एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर टेस्ट आप अपने पेशेंट पे परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको कौन सा मेडिसिन आपको बेड साइड रखना है, सो दैट इज एट्रोपिन सल्फेट। क्यों? क्योंकि अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाएगा, कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या होता है, स्लज होता है, स्लज याद कर लो बस आप, स्लज में क्या होता है,
स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, डायरिया, एमएसीज, मतलब कि हर जगह से पानी आएगा। ऐसे याद कर लो, हर जगह से पानी आएगा, एवरीवेयर क्या आएगा, पानी आएगा। स्लाइवेशन, आंखों से पानी, मुंह से पानी, हर जगह से पानी आएगा। एस्पिरेशन होने के चांसेस है ना, सो स्लज होगा, प्लस हाइपोटेंशन हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। सो हमें क्या रेडी रखना है, हमें एट्रोपिन रेडी रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंड उसके ऑल्टरनेटिव एक और टेस्ट है, डेट नेम इज आइस पैक टेस्ट। देखो आजकल ना, मतलब बुक में हम पढ़ते हैं एंड्रोफोनियम और टेंसिलोन टेस्ट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपने हॉस्पिटल में ये टेस्ट नहीं देखा होगा परफॉर्म करते हुए। क्यों? क्योंकि इसके ऑल्टरनेटिव एक और टेस्ट है जिसका नाम है आइस पैक टेस्ट, जिसकी जो सेंसिटिविटी है ना वो सिमिलर है टेंसिलोन टेस्ट की जगह, है ना। सेंसिटिविटी सिमिलर है। एंड आपने देखा ना, एंड्रोफोनियम अगर हमने दिया, अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस हो गया तो देखो कितना गंदा सिम्टम्स आता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो क्यों हमें फालतू का टेस्ट करें, अगर उसके ऑल्टरनेटिव हमें सेफर वाला टेस्ट पता है। लाइक आइस पैक टेस्ट में क्या करना है, सिंपल आइस पैक लेना है और आइस पे लाइक रखना है फॉर 1 मिनट के बाद, 1 मिनट तक रखना है। 1 मिनट के बाद जब आप हटाओगे तो टोसिस इंप्रूव हो जाएगा, है ना। टोसिस टेम्परली क्या हो जाएगा, रिजॉल्व होगा। अगर वो मियासिनिया ग्रेविस का पेशेंट होगा तो टोसिस जो है वो टेम्परली रिजॉल्व हो जाएगा एंड देन रीअपियर हो जाएगा। तो एंड्रोफोनियम टेंसिलोन टेस्ट में भी तो हम यही कर रहे थे कि हम एंड्रोफोनियम दे रहे थे एंड लाइक फॉर 5 मिनट तक वो जो टोसिस है वो इंप्रूव हो जाएगा, देन अगेन रीअपियर हो जाएगा। सो दोनों की सेंसिटिविटी सिमिलर है, दोनों सेम ही रिजल्ट बता रहा है। तो हम क्यों ना हम सिंपल टेस्ट करें जो कि बहुत सिंपल है, जस्ट हमें एक आइस पैक की नीड होगी, है ना। सो हम आइस पैक टेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं, ठीक है ना। एंड एंड्रोफोनियम टेस्ट करेंगे तो हमेशा एट्रोपिन अवेलेबल होना चाहिए टू प्रिवेंट कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या होता है, स्लज होता है, एवरीवेयर से हर जगह से पानी आएगा, स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, एमिसिस, हर जगह से क्या आएगा, पानी आएगा। ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो कि हम मियासिनिया ग्रेविस में करते हैं। कमिंग टू ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट मोडेलिटीज है। सो ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मियासिनिया ग्रेविस, सो दैट इज पाइरिडोस्टिग्मिन। पाइरिडोस्टिग्मिन दैट इज द एंटीकोलिनेस्टेरेज एंजाइम है ना, एंटीकोलिनेस्टेरेज है पाइरिडोस्टिग्मिन, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। पाइरिडोस्टिग्मिन के लिए आपको क्या क्या याद करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका जो ऑनसेट है ना विद इन 15 मिनट, 15 मिनट में इसका ऑनसेट स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। एंड जो ड्यूरेशन है ना वो बहुत शॉर्ट होता है, दैट इज लाइक अप टू 4 आवर्स। 4 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन रहता है। मतलब कि अगर आपने पेशेंट को 8 AM पे मेडिसिन दिया, 8 AM पे मेडिसिन दिया, 8:15 के अप्रोक्स पेशेंट का जो मेडिकेशन का जो इफेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये अप्रोक्स 12 PM तक इसका इफेक्ट रहेगा एंड उसके बाद अगेन आपको मेडिसिन देने की जरूरत है, ठीक है। सो पाइरिडोस्टिग्मिन अगर आपने देखा होगा पेशेंट को देते हुए, सो लाइक एवरी 4 आवर्ली पेशेंट को लाइक देते हैं, लाइक 6 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे हम पेशेंट को देते हैं ना। लाइक मॉर्निंग 8 AM से स्टार्ट करते हैं, 8 AM, 12 PM, देन 4 PM, देन 8 PM, है ना, एंड देन 12 AM। फिर वो सो जाता है तो नाइट में नीड नहीं होती है। देन अगेन मॉर्निंग में जब वो वेकअप होता है तो लाइक 6 AM या फिर 8 AM, वट एवर द टाइम, उसके अकॉर्डिंग फिर से अगेन स्टार्ट करते हैं। मतलब एवरी 4 आवर्ली रिपीट करने होते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। बट अगर आपसे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछे, सो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, थाइमेक्टोमी। जो थाइमस ग्लैंड है जो कि मेन विलन है उसको ही रिमूव कर दो, है ना, तो कि वो एंटीबॉडीज फॉर्म ही ना हो, ठीक है ना। सो थाइमेक्टोमी करते हैं, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है ना। सो ये तो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हो गया। एंड ये हमारा क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो हम स्टेरॉइड्स भी देते हैं। स्टेरॉइड्स में हम सबसे पहले हम प्रेडनिसोलोन हमारा होता है, प्रेडनिसोलोन देते हैं। एंड लाइक तभी भी इंप्रूव नहीं होता है तो हम साइटोटॉक्सिक ड्रग लाइक एजाथायोप्यूरिन वगैरह भी देते हैं, ठीक है ना। एंड इन मियासिनिया क्राइसिस मैं आगे बताऊंगी क्या क्या, लाइक मियासिनिया क्राइसिस सिंपल लाइक मियासिनिया ग्रेविस ही है, बट इसमें लाइक हमारा की रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी देखने लगता है, पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ता है। सो लाइक दैट इज द मियासिनिया क्राइसिस हो गया, मतलब क्राइसिस हो जाता है। लाइक कुछ भी ट्रिगर्स, कोई भी ट्रिगर्स फैक्टर होता है, लाइक मियासिनिया ग्रेविस में लाइक अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, कुछ ड्रग्स हो गए, या फिर आप जो पाइरिडोस्टिग्मिन ड्रग ले रहे थे वो आप नहीं ले पा रहे हो अच्छे से, प्रॉपर डोज में नहीं ले रहे हो। सो इन सब की वजह से क्या हो सकता है, मियासिनिया क्राइसिस हो सकती है, जो रेस्पिरेटरी फेलियर वगैरह हो सकता है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस हो जाएगा, है ना। सो दैट इज नोन एज मियासिनिया क्राइसिस। सो इन दैट केस लाइक प्लाज्मा फ्रेसिस भी करते हैं, प्लाज्मा फ्रेसिस या फिर IVIG, है ना। सो IVIG तो सिंपल पता है आपको, IVIG देंगे बाई
IV इंट्रावेनस के थ्रू देंगे, ठीक है ना। बट प्लाज्माफेरेसिस में क्या करते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं। प्लाज्मा एक्सचेंज में क्या होता है कि पहले हम एक लाइन डालते हैं, लाइक फिमोरल लाइन, कहीं पे भी एक लाइन डालते हैं, एंड उससे पूरा लाइक उसका जो ब्लड है पूरा जाएगा, वो फिल्टर होके देन वो वापस से अंदर जाएगा। सो हम प्लाज्मा वगैरह अरेंज करने होते हैं। सो लाइक प्रॉपर प्लाज्माफेरेसिस की मशीन होती है, उसके थ्रू ये पूरा प्रोसीजर होता है। इसमें लाइक बहुत हमें ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि लाइन वगैरह डलती है तो इन्फेक्शन की भी चांसेस हो सकता है, एंड लाइक कि यहाँ पे पेशेंट को इन बिटवीन शॉक वगैरह भी हो सकता है ना, क्योंकि पूरा का पूरा ब्लड जा रहा है, पूरा एक्सचेंज हो रहा है ना, काइंड ऑफ डायलिसिस, मतलब डायलिसिस नहीं बोल सकते बट काइंड ऑफ डायलिसिस की तरह ही होता है ना। सो इसमें पेशेंट को शॉक वगैरह भी हो सकता है। सो ये सब कुछ मॉनिटर करना है ना। सो इन मायस्थीनिया ग्रेविस क्राइसिस IVIG या फिर प्लाज्माफेरेसिस भी करते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा ट्रीटमेंट मोडेलिटीज है। कमिंग टू कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन वही पूरा जनरलाइज्ड मसल वीकनेस हो सकता है, एंड लाइक रेस्पिरेटरी एंड बल्बर वीकनेस हो सकता है, ठीक है ना। सो लाइक ट्रिगर्स क्या है, ये जो कॉम्प्लिकेशन है या फिर आप मायस्थीनिया क्राइसिस बोले, इसका ट्रिगर्स क्या है मैंने बताया अभी। कोई भी इन्फेक्शन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन, जैसे कि कल परसों मेरे एक पेशेंट आया था, उसको TB हो गया था, एंड TB क्या हुआ, उसको इन्फेक्शन हुआ, एंड बिकॉज ऑफ TB उसको ऑलरेडी मायस्थीनिया ग्रेविस था, वो अच्छे से ड्रग वगैरह ले रहा था, प्रॉपर टाइम से ले रहा था, बट बिकॉज ऑफ उसको TB हुआ, इन्फेक्शन हुआ, सो वो क्या हो गया, मायस्थीनिया जो ग्रेविस है वो ट्रिगर्स हो गया, तो क्या हो गया, उसको क्राइसिस में आ गया था, मायस्थीनिया क्राइसिस हो गया था उसको, है ना। सो बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी हो गया, या फिर मेडिकेशन हो गया, है ना, अंडर मेडिकेशन, आप मेडिकेशन ही अच्छे से नहीं ले रहे हो, या फिर बहुत फटीग हो, बहुत स्ट्रेस्ड हो, तो उसकी वजह से मायस्थीनिया क्राइसिस हो सकता है, जिसमें हमें इलेक्टिव इंट्यूबेशन की नीड होती है, ठीक है ना। सो मायस्थीनिया क्राइसिस की बात करें तो लाइक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, एंड वेरिंग डिग्री ऑफ डिस्फेजिया, डिस्फेजिया बहुत गंदा वाला होगा, लाइक पेशेंट कुछ भी स्वेलो नहीं कर पाएगा, इनफैक्ट मेडिसिन भी स्वेलो नहीं कर पाएगा, तो लाइक हमें राइल्स ट्यूब वगैरह डालने पड़ सकती है ना। डिसआर्थरिया होगा, टोसिस बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, डिप्लोपिया, प्रोमिनेंट मसल वीकनेस, मतलब कि वही सारे सिम्टम्स जो मायस्थीनिया ग्रेविस में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मायस्थीनिया क्राइसिस पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो जाता है, सो इलेक्टिव इंट्यूबेशन की नीड होती है ना। तो पेशेंट को हमें प्रॉपर ICU केयर देना होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट करने होते हैं, इंट्यूबेट करना होता है, प्रॉपर केयर देना होता है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होती है ना, प्रॉपर चेस्ट फिजियोथेरेपी वगैरह देना होता है, सो दैट जो मसल्स है थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्ट्रांग हो, एंड लाइक जो इंटरकोस्टल मसल स्ट्रांग हो, तो लाइक अच्छे से पेशेंट सांस वगैरह ले पाएगा, है ना। सो ये हमारा मायस्थीनिया क्राइसिस में होता है, ठीक है ना। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि न्यूनेटल ट्रांजिएंट मायस्थीनिया ग्रेविस भी होता है, मतलब कि न्यूनेटल मायस्थीनिया ग्रेविस भी होता है, मतलब कि जो बच्चा बॉर्न हुआ उनको भी मायस्थीनिया ग्रेविस होगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं न्यूनेटल ट्रांजिएंट मायस्थीनिया ग्रेविस। ट्रांजिएंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आफ्टर 4 वीक वो खुद ही खुद रिजॉल्व हो जाता है। क्यों, क्योंकि बेसिकली जो एंटीबॉडीज जो बन रहे हैं ना एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट, या फिर जो मस्क रिसेप्टर के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बन रहा है ना, वो सारे एंटीबॉडीज क्या है, IgG एंटीबॉडीज है। एंड आपको पता है ना IgG ये क्या होते हैं, ये हमारा प्लेसेंटा से ट्रांसफर हो जाता है। ये जो एंटीबॉडीज है IgG एंटीबॉडीज आपने पढ़ा होगा, ओनली IgG एंटीबॉडीज है जो कि प्लेसेंटा से ट्रांसफर हो जाता है। सो ये ट्रांसफर होगा तो बेबी तक पहुंचेगा, तो इसकी वजह से न्यूनेटल ट्रांजिएंट मायस्थीनिया ग्रेविस होता है ना, ट्रांसप्लेसेंटल मायस्थीनिया ग्रेविस भी बोलते हैं। बट आफ्टर 4 वीक मतलब कि मदर का जो एंटीबॉडीज है अप टू 4 वीक तक रहेगा, एंड उसके बाद जो बेबी खुद का अपना एंटीबॉडीज बनाएगा, खुद का लाइक, तो बेबी का एंटीबॉडीज बनेगा ही नहीं उसके अगेंस्ट, तो आफ्टर 4 वीक वो खुद मतलब रिजॉल्व हो जाता है मायस्थीनिया ग्रेविस, एंड इट इज नोन एज न्यूनेटल ट्रांजिएंट मायस्थीनिया ग्रेविस। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि यहाँ की चांसेस है कि बेबी को भी हो सकता है, ठीक है ना, अगर मदर मायस्थीनिया ग्रेविस की है तो, ठीक है ना। देन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस में लाइक ड्यू टू ओवर मेडिकेशन, आप बहुत ज्यादा ही अपने मेडिकेशन ले लिया है ना, विथ एंटीकोलिनेस्टरेज, है ना, लाइक हमने जो ये पढ़ा ना पायरिडोस्टिग्मिन, अगर आपने बहुत ओवरडोज कर लिया है ना, ओवरडोज कर लिया, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको कोलिनर्जिक क्राइसिस आएगा। अभी मैंने कोलिनर्जिक क्राइसिस बताया, क्या क्या सिम्टम्स होता है, स्लज होता है, स्लज हो गया, है ना, ब्रेडिकार्डिया हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, है ना, मतलब हर जगह से पानी आएगा, हाइपोटेंशन होगा, तो मतलब इट इज अ वेरी सीवियर कंडीशन, है ना। सो दैट इज नोन एज कोलिनर्जिक क्राइसिस। सो कोलिनर्जिक क्राइसिस समझ में आ गया आपको, एंड मायस्थीनिया क्राइसिस समझ में आपको आ गया, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलना चाहूंगी, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज मेंटेन ऑफ stable blood level of anticholinesterase medication is imperative to stabilize the muscle strength, ठीक है ना। सो तभी के लिए लाइक उसका जो ड्यूरेशन है अप टू 4 आवर्स तक है, तो आपको एवरी 4 आवर्ली आपको उसका जो डोज है वो रिपीट करना होगा, सो दैट ब्लड में उस मेडिकेशन का जो वैल्यू है, वो जो लेवल है वो नॉर्मल रहे,
ताकि जो मसल स्ट्रेंथ उसकी वजह से है वो नॉर्मल रहे, है ना। क्योंकि अगर आपका जो अगर एंटीकोलिनेस्टेरॉइड जो मेडिकेशन चल रही है इसका अगर उसका ब्लड लेवल में प्रॉपर नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, तो मेडिकेशन मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड ऑन टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेशेंट को जब हम डिस्चार्ज करेंगे तो हमें बोलना है कि आपको जो मेडिसिन है ना एकदम टाइमली लेना है, लाइक आफ्टर 4 आवर्स है तो आपको आफ्टर 4 आवर्स लेना ही लेना है, ठीक है ना। डिले इन मेडिकेशन में एग्जर्वेट मसल वीकनेस। यस, अगर आपने मेडिकेशन को डिले कर दिया, लेट सपोज 12 PM पे मेडिसिन आ रहा था, बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपने 1 PM या 2 PM पे दिया, पेशेंट का मसल वीकनेस इतना खतरनाक हो जाता है, यू कांट इमेजिन कि पेशेंट को लाइक सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी दिक्कत हो जाती है कि पेशेंट मेडिसिन ले नहीं पाता है, मतलब कि डिस्फेजिया इतना सीवियर हो जाता है कि पेशेंट खुद जो मेडिसिन आने वाला था वो स्वेलो नहीं कर पाता है ना। सो डिले इन मेडिकेशन में एग्जर्वेट मसल वीकनेस एंड मेक इट इम्पॉसिबल फॉर पेशेंट टू टेक मेडिकेशन ओरली वो मेडिसिन भी नहीं ले सकता है, इतना ज़्यादा जो वीकनेस है इतना ज़्यादा सीवियर हो सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो अगर पेशेंट का एंटीकोलिनेस्टेरॉइड मेडिकेशन चल रहा है, सो इट शुड बी टेक ऑन प्रॉपर टाइम पे लेना है। एंड यहाँ से MCQ नॉर्सेट में बन सकता है, ठीक है ना, पेशेंट को जो ड्रग का ड्यूरेशन कितना है, कैसे देना है ना। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। एंड जो इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी। टेलीग्राम मेरे नाम से ही है, इरम फातिमा, ठीक है, इरम फातिमा। एंड इसका जो लिंक है डेट इज t.me ayat इरम, ठीक है ना। सो दैट इज द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज द नेम। सो आप वहाँ पे इसका PDF देख सकते हो, बट बेटर होगा कि आप खुद से अपने हाथों से नोट्स बनाओ, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चीजें समझ में आएगी एंड लॉन्ग टाइम तक रिटेन भी रहेगा, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।